बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में यह बात कर रहे थे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और उसी को ही अब हम कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर भी बात करेंगे और जो बचे हुए पोर्शंस हैं उन्हें भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए जिससे यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ सके। हम पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में यह बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जिसके लिए हमने इतनी चीजों को समझा था कि हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल है वह मोशन कर रहा है तो वह किसी भी टाइम t1 पर उसका पोजीशन अगर p1 है, जिसका अगर कोऑर्डिनेट अगर बात किया जाए तो x1 y1 और z1 है, तो इस सिचुएशन में उसका अगर हम वेक्टर पोजीशन या फिर पोजीशन वेक्टर अगर बात करेंगे तो वेक्टर r1 होगा। और अगर किसी भी, चूंकि वह मोशन में है तो वह किसी भी समय पर पहुंच जाएगा p2 पोजीशन पर, तो इस सिचुएशन में जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वह x2 y2 और z2 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर इसका हम पोजीशन वेक्टर बात करते हैं तो वेक्टर r2 हो जाएगा। तो अगर p1 और p2 के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इनका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा, हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ कहा जाए, तो उस सिचुएशन में यही हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्योंकि यह मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल s, और इस पर वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमने पिछले लेक्चर में समझा था और यहाँ पर उन्हीं चीजों को मैंने लिखा है। और फिर मैंने कहा है कि यही जो हमारे पास वेक्टर है P1 P2 वेक्टर जो हमारे पास है, यही क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल कहला रहा है, ठीक है। तो अगर पिछले लेक्चर में अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इस लेक्चर में ले लीजिए, इसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूं, फिर अगले पॉइंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। तो इतनी बातें जब समझ में आ चुकी हैं तो अब चलिए अगले पॉइंट को अब हम डिस्कस करते हैं। यहां पर मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास जो P1 P2 है वह क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम P1 to P2 in the time interval, ठीक है, in the time interval, जो हमारा टाइम इंटरवल है जो कि क्या है, T1 to T2 है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वह क्या है, इज, मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर s से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वेक्टर s, ओके। अब यह है s, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, वैसे स्मॉल ही प्रिफर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s का बात कर रहे हैं यानी कि वह हमारे पास P1 P2 वेक्टर के बराबर है, यही तो है, ठीक है। ये आप सभी को फिगर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगर हम बात करते हैं
तो हम इसके मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, नाउ क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड को यस से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर इसी को ही वेक्टर एस का हम मैग्नीट्यूड यानी कि इसके मॉड कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, या डिटर्मिनेंट भी कई बार कहा जाता है, लेकिन ये सभी मत कहिए, डायरेक्ट कहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस। ठीक है, तो वह कितना हो जाएगा हमारे पास P1 P2 के बराबर हो जाएगा। और P1 P2 अगर हम निकालते हैं तो यह हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कह देते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअली पाथ पर वर्क कर रहा है, पाथ पर चल रहा है, इसलिए हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कह रहे हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगला पॉइंट मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगला पॉइंट हमारे पास है यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। अब इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। हमने आप सभी को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, जिसमें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ाया था। अगर उस लेक्चर को देखे होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बात। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक वेक्टर है जो कि OP1 है, एक दूसरा वेक्टर है जो कि P1 P2 है, और डायरेक्शन को ध्यान रखिए, डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, R1 और फिर S। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास R2 जस्ट इसके डिफरेंट ऑर्डर में या फिर इसके अपोजिट ऑर्डर में इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम यह बात कह रहे हैं तो हमने आप सभी को बताया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, तो इसका जो हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो कहलाता है, वह कहता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होता है, एक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है जिसे हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर वही चीजें तो हो रही हैं, तो इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा R2 कितना हो जाएगा, वेक्टर R1 प्लस S के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर R2 मिलेगा। और वेक्टर S का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह क्या मिलेगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का डिफरेंस हम ले लेंगे, तो यह हमारे पास मिल जाएगा। और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वेक्टर R भी कहा जा सकता है। ठीक है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा R कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बेस पर अभी हम न्यूमेरिकल भी निकालने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज पिछले लेक्चर्स को देखिए, जिससे यह कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। जितने भी लेक्चर्स मैं डिलीवर करता जा रहा हूँ, अपलोड करता जा रहा हूँ आप सभी के लिए, वो सभी लेक्चर्स आप सभी के लिए बेनिफिट ही हैं, क्योंकि जो अगले टॉपिक्स आएंगे वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही होने वाले हैं। इसलिए मैं उन लेक्चर्स को ही प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ पाई। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, और यह भी बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिंस, यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ। ठीक है, सिंस अगर बात किया जाए तो वेक्टर R1 जो होता है वह क्या होता है, हमारे पास x कैप I होता है, y कैप j होता है और z कैप k होता है। ठीक, ये बात आप लोग जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। और वेक्टर R2 जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, x2 कैप I हो जाएगा, यहाँ पर x1 y1 z1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 I कैप हो जाएगा, y2 j कैप हो जाएगा, प्लस z2 k कैप हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर ये बातें हमें पता चल चुका है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो वेक्टर S मिलेगा वो किस में मिलेगा, कंपोनेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि कार्टेशियन कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको अगले लाइन में लिखता हूँ,
इसे आप लोग क्या करिए, इसे एक इक्वेशन बना लीजिए। जो भी इक्वेशन बन रहा हो, अगर यह दूसरा बन रहा होगा तो दूसरा बनाइएगा, पांचवा बन रहा होगा तो पांचवा बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फिलहाल मैंने जो इक्वेशन बनाया है उसी इक्वेशन का मैं उपयोग कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास इस वैल्यू को रखेंगे माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैप i और कैप i को एक तरफ लेंगे, कैप j को कैप j के साथ लेंगे, कैप k को कैप k के साथ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, और पहले हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे देन इसको, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, कैप i हो गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, कैप j मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा z2 माइनस z1, उसके बाद हमारे पास मिलेगा कैप k। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम अभी जब न्यूमेरिकल लेंगे तो वहाँ पर आपको इन्हीं फार्मूलोज का उपयोग करना रहेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, दिस इक्वेशन भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे लिख लीजिए दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे याद रखना है आप सभी बच्चों को, क्योंकि इसका हम उपयोग भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा कि इनका हमें क्या करना है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और अगर सिंपल सा लॉजिक देखते हैं, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को शायद मैं सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में से पहले वाले कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो वहां पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास इसी वेक्टर s का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उन सभी स्क्वायर का जब हम एडिशन कर देंगे उसके बाद उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो वह वेक्टर s का ही मैग्नीट्यूड मिलता है। तो वो जो फार्मूला ड्राइव किया जाता है वहां पर बेसिकली यहीं से ही आता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो चलिए अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, इस पर पहले ध्यान देते हैं, चीजों को समझते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है, या फिर मैं कहूँ हाँ पोजीशन वेक्टर ही दिया गया है किसी एक पार्टिकल का, जो कि कुछ इस प्रकार है, और यह t पर डिपेंडेंट है। t मतलब क्या, टाइम पर डिपेंडेंट है, यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 4t स्क्वायर कैप i प्लस 5t कैप j माइनस 3 कैप। ठीक है, और यह पोजीशन वेक्टर है तो यह मीटर में ही दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो पोजीशन होता है वो तो मीटर में ही काउंट किया जाता है ना, तो इसलिए मीटर में दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि इसका हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल। हमारे पास टाइम इंटरवल दे दिया गया है कि t टाइम पर हमारे पास पार्टिकल कहाँ है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमारे पार्टिकल कहाँ कहाँ पर हैं, उनके बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा, आइए बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखो, अगर इसी डायग्राम की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं, या तो डायग्राम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट मैथमेटिकली तरीके से समझेंगे तो आसान हो जाएगा।
लेट, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप लोग गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है गिवन दैट दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इज, क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है वेक्टर आर ऑफ टी इज इक्वल टू, दिया गया है 4t स्क्वायर कैप आई प्लस 5t कैप जे और -3k कैप, और यह किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो एट टाइम t1 पर हम पहले बात कर लेते हैं, चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले टाइम पर ही बात करना पड़ेगा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेकेंड पर हमारे पास p1 पोजीशन पर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर t इज इक्वल टू रख देते हैं, तो वेक्टर r एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 4 1 का स्क्वायर कैप आई प्लस 5 1 कैप जे एंड -3 कैप के हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। एंड इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर सभी को पता ही है कि 1 का हम कुछ भी कर लें 1 ही रहेगा, तो 4i कैप हो गया प्लस 5 कैप जे हो गया -3 कैप के हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि यह हमारे पास वेक्टर r1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला, वेक्टर r1 मिल गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, दूसरे टाइम पर बात करते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब जब हम 4 सेकेंड पर बात करेंगे तब क्या होगा, तब इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास r2 वेक्टर मिल रहा है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर कैप आई मिलेगा प्लस 5 4 कैप जे मिलेगा एंड -3 कैप के मिलेगा, ठीक है। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 64 आई कैप मिल गया प्लस 5 चौके 20 कैप जे मिल गया एंड -3 कैप के मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला है, ये हमारे पास r2 वेक्टर मिला है, ये हमारे पास r1 वेक्टर मिला है, ओके। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस पर अगर बात किया जाए तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि हम करेंगे कुछ ऐसा कि यह क्वेश्चन जो है यह धूल में मिल जाएगा। कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं, सब्सक्राइब करिए जल्दी से, आइए समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक तो ये फार्मूला है कि हम r2 - r1 कर दें, दूसरा फार्मूला है कि हम उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर बात कर लें। तो जो भी आप फार्मूला अप्लाई करने के लिए चाहें वो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं r2 - r1, उसके बाद अगले लाइन में वो वाला फार्मूला लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा स्पेस कम है तो डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है। वैसे चलो मैं बता ही देता हूँ पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर ही लिया जाएगा। तो हमारे पास वेक्टर r2 - वेक्टर r1 है, और इसको अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x2 - x1 का कैप i प्लस y2 - y1 कैप j हो जाएगा, प्लस हमारे पास मिलेगा z1 - z2 कैप के हो जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो बताया ही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रखते हैं। x2 क्या है, x2 हमारे पास r2 के ही वैल्यूज़ मिलेंगे, y2 क्या है, ये है, z2 क्या है, ये है, ठीक है। तो रख देते हैं वैल्यूज़ को, x1 y1 z1, ठीक। तो x2 हमारे पास क्या है 64 माइनस x1 क्या है 4 कैप i प्लस y2 क्या हमारे पास है 20
माइनस y1 क्या है हमारे पास 5 कैप जे हो गया, ठीक है, कैप जे हो गया, एंड प्लस जेड, सॉरी फार्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमारे पास Z2 रहेगा, यहाँ पर Z1 रहेगा, ठीक है। Z2 हमारे पास क्या है -3 एंड माइनस, एंड Z1 क्या है हमारे पास -3, तो यानी कि +3 हो गया, एंड ये कैप के हो गया। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, बड़ा दुख हो गया। 64 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 का कैप आई हो जाएगा, एंड प्लस 15 कैप जे हो गया, एंड ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमें कैलकुलेट करना था और यही हमारे पास फाइनल आंसर है, ओके। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिएगा। कुछ भी डाउट तो रहा नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अगर आप इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे, लेकिन पहले आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने तो ले चुके होंगे, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ और भी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जाइए, वहाँ पर आपको पेड PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं।